Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, गोपालगंज, एफिलेटेड विद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रकरण वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता और संस्कृति से संबंधित तथ्यों को देखेंगे और इसको हम लोग वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता व संस्कृति टॉपिक के अंतर्गत इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। वैदिक सभ्यता और संस्कृति इस टॉपिक के अंदर इस पूरे प्रकरण को हम लोग देखेंगे। तो आइए इससे संबंधित चर्चा, क्योंकि इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति से संबंधित विविध तथ्यों को बहुत ही विस्तृत रूप में हम लोगों ने देखा था। उसमें उसका विकास कैसे हुआ, उसका उत्थान, विकास और पतन से संबंधित तथ्यों को हम लोगों ने देखा था हड़प्पा सभ्यता के। इस लेक्चर में हम लोग वैदिक सभ्यता और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। और जब हम वैदिक संस्कृति की चर्चा करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि वैदिक शब्द आता है, तो वैदिक शब्द वेद से बना है और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। उसी तरह वैदिक संस्कृति के जो निर्माता थे वे थे आर्य, और आर्य जो है जो शब्द है इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और जो आर्य है यह भाषा सूचक शब्द है। यह भाषा सूचक शब्द है, प्रजाति सूचक नहीं। अर्थात इससे यह भाषा से संबंधित शब्द है, इससे किसी प्रजाति विशेष का वर्णन नहीं होता है। अतः इसमें हम देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि आर्यों ने इसका निर्माण किया तो यह भाषा सूचक शब्द है। इसमें किसी प्रजाति विशेष का वर्णन नहीं है कि एक जाति को कहा जाए कि ये जाति या यह जाति विशेष आर्य है। आर्य कई जो यहाँ भारत के जो निवासी थे, हालांकि इस पे तो विद्वानों में एक मत नहीं है कि आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे। इसकी भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था। लेकिन इतना विद्वानों में एक स्पष्ट एक मत देखने को मिलता है कि आर्य भाषा सूचक शब्द है, प्रजाति सूचक शब्द नहीं है। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, अतः वे अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। तो यहाँ एक बात स्पष्ट हो गया कि आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था और ये अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। इसीलिए वैदिक साहित्य को, जो वैदिक साहित्य है उसको हम लोग वैदिक साहित्य को हम लोग श्रुति साहित्य भी कहते हैं या कहा जाता है। वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। इसका जो वैदिक साहित्य है इसका एक नाम हमें संहिता भी देखने को मिलता है। संहिता भी कहा जाता है वैदिक साहित्य को। तो इस लेक्चर में हम लोग अब चर्चा करेंगे कि आर्यों का मूल निवास स्थान कौन था, कौन सा जगह था, कि आर्यों को कहाँ का निवासी माना जाए। क्योंकि वैदिक सभ्यता और संस्कृति के निर्माण आर्य थे, और इस संस्कृति के विषय में एक और तथ्य देखने को मिलता है कि यह ग्रामीण संस्कृति थी, लिपि का ज्ञान नहीं था। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में लिपि का ज्ञान था, लेकिन वह लिपि पढ़ा नहीं जा सकता था। वह भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग वहाँ किया गया था, और भाव चित्रात्मक वहाँ जो लिपि थी और उसमें वो बुस्टोफेडन लिपि के माध्यम से वो लोग लिखने का काम करते थे, उन लोगों को पता था। और लेकिन हम वैदिक सभ्यता की जब चर्चा करते थे, ग्रामीण सभ्यता थी, वह हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, काशीगंज सभ्यता थी, तो यह ग्रामीण सभ्यता थी। और
इसमें देखते हैं कि लिपि का ज्ञान नहीं है, तो सुन के ज्ञान को आगे बढ़ाया गया एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक, और इसी कारण इसमें वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा गया और इसका एक नाम संहिता भी दिया गया। तो इसमें अब हम चर्चा करेंगे कि आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, आर्यों का निवास स्थान कहाँ था, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था। इसमें भी जो आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है, और हाल ही में जर्मनी में अपना शोध पूरा करने के बाद भगवान दास गिरवानी ने अपनी पुस्तक रिटर्न ऑफ द आर्यंस में भारत को ही आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। इस संबंध में अन्य विद्वानों ने अनेक मत प्रदान किया है। तो कुछ विद्वान सप्त सैंधव प्रदेश को ही आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं, तो कुछ ब्रह्मर्षि देश को, तो कुछ कश्मीर अथवा हिमालय को, कुछ देविका प्रदेश को, कुछ तिब्बत को, तो कुछ उत्तरी ध्रुव को, यूरोप में हंगरी अथवा डेन्यूब नदी की घाटी को कुछ मानते हैं, तो कुछ जर्मनी प्रदेश को, कुछ दक्षिणी रूस को, तो कुछ मध्य एशिया में बैक्टीरिया को। तो एक एक अगर हम की चर्चा करें तो सप्त सैंधव प्रदेश कुछ मानते हैं, तो कुछ के का है ब्रह्मर्षि देश, कश्मीर अथवा हिमालय, देविका प्रदेश, तिब्बत, उत्तरी ध्रुव, हंगरी अथवा डेन्यूब नदी की घाटी, तो कुछ जर्मनी प्रदेश, कुछ मानते हैं दक्षिणी रूस, तो कुछ दक्षिणी रूस, तो कुछ मध्य एशिया में बैक्टीरिया। तो देखते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश, कुछ विद्वान मानते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश में इन आर्यों का निवास स्थान था। इस मत के प्रवर्तक डॉक्टर अविनाश चंद्र दास एवं डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। इनके अनुसार आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे, और ऋग्वेद में सप्त सैंधव को देवकृत योनि कहा गया है। ऋग्वेद में देवासुर संग्राम का वर्णन है। इस संग्राम में असुर पराजित हुए तथा सप्त सैंधव क्षेत्र छोड़कर पश्चिम की ओर ईरान चले गए। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवस्था में जिस अहुर मजदा का वर्णन है वह असुरों का ही देवता था। और इस प्रकार सप्त सैंधव प्रदेश की विचारधारा कुछ विद्वानों ने प्रस्तुत किया। कुछ विद्वान ब्रह्मर्षि देश को आर्यों का मूल निवास बताया है, और पंडित गंगानाथ झा का मत है कि आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्मर्षि देश ही है, यहीं से ये पूर्व की तरफ गए। इसी तरह डॉक्टर एल डी कल्ला के अनुसार आर्य कश्मीर के निवासी थे। तो डी एस त्रिवेदी का मत है कि आर्य देविका प्रदेश के निवासी थे। देविका नदी मुल्तान अर्थात अफगानिस्तान में बहती है, और आर्य इन्हीं क्षेत्रों के निवासी थे। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती एवं पार्जिटर महोदय के अनुसार आर्य तिब्बत क्षेत्र के निवासी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की पुस्तक है में इसका उल्लेख किया है। उसी तरह पंडित बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान जो है, आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव है, और अपनी पुस्तक दी आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, उनकी पुस्तक का नाम था दी आर्कटिक होम
ऑफ द आर्यंस। सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना का नाम था, सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती के पुस्तक का नाम था। तो पंडित बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव में आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। इसी तरह पी गाइल्स महोदय ने भाषा विज्ञान के आधार पर भौगोलिक सीमाओं, ज्ञात वनस्पतियों, अनाजों, पशु में पाई जाने वाली समानताओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि हंगरी अथवा डेन्यूब नदी की घाटी क्षेत्र में आर्यों का मूल निवास स्थान था। फिर हम देखते हैं कि हर्ट एवं पेनका महोदय ने यह मत प्रकट किया है कि आर्य जर्मनी प्रदेश के निवासी थे और उन्होंने शारीरिक बनावट के आधार पर इस तरह का निष्कर्ष निकाला है। ठीक इसी तरह गार्डन चाइल्ड एवं नेहरिंग का मत है कि आर्य दक्षिणी रूस के मूल निवासी थे और त्रिपोलजे से 3000 ईसा पूर्व के मृदभांड पाए गए हैं। आर्य इस प्रकार के मृदभांड से परिचित थे। त्रिपोलजे से जो मृदभांड मिला है वह उस मृदभांड से आर्य परिचित है और इसी आधार पर इन लोगों ने इनका आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस में यूक्रेन बताया है। फिर एक मत आया कि मध्य एशिया में बैक्टीरिया। जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया में बैक्टीरिया को माना और ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था में कई भाषाई समानता पाई जाती हैं। उदाहरणार्थ वैदिक इंद्र अवस्था का इंद्र, वैदिक आयु अवस्था का वायु, वैदिक मित्र अवस्था का मित्र आदि। आज कुत्ता, घोड़ा आदि पशुओं के नाम और भूर्ज, देवदारू, मैपिल आदि कुछ वृक्षों के नाम अभी हिंद यूरोपीय भाषाओं में समानताएं जो भी नाम हैं, जो भूर्ज, देवदारू, मैपिल आदि कुछ वृक्षों के नाम सभी हिंद यूरोपीय भाषाओं में समानता समान रूप से पाए जाते हैं। जो हम लोग वैदिक इंद्र या इंद्र अवस्था का इंद्र, वैदिक वायु अवस्था का वायु, वैदिक मित्र अवस्था का मित्र और उसी तरह आजकल कुत्ता, घोड़ा, पशुओं के नाम और भूर्ज, देवदारू, मैपिल आदि जैसे कुछ वृक्षों के नाम सभी हिंद और यूरोपीय भाषाओं में समान पाए जाते हैं। अतः आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया में बैक्ट्रिया अथवा आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में यूरेशिया में रहा होगा। तो इस प्रकार आर्यों के मूल निवास स्थान से संबंधित भी बहुत सारे विविध मत हैं और इसमें बहुत सारे तथ्य जो इतिहासकार हैं वो उद्घाटित करते हैं और अपने अपने हिसाब से लोगों ने वर्णन करने का प्रयास किया है। लेकिन साक्ष्यों के जो अगर सतही तरह से विश्लेषण किया जाए तो हम एक उचित निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। हालांकि जब इतिहासकारों में ही इस तरह के विविधता है तो एक निश्चित मत पे पहुंचना आसान नहीं है। लेकिन आर्यों को ये जो मत व्यक्त किया कि आर्य भारत के निवासी थे या भारत से आए थे, इस बात को लेकर अब भी विवाद है। कुछ विद्वानों का मत है कि आर्य लोग 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत में आए थे और मैक्स मुलर का विचार से तो इस घटना का समय 1200 ईसा या 1000 ईसा पूर्व माना जा सकता है। और इसी तरह मैक्स मुलर ने इस जो ये काल निर्धारण किया है वह ईसाई धार्मिक दृष्टिकोण से इसका काल निर्धारण किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्यों के जो निवास स्थान और बाहर था सिद्ध करके और इसे ये किया गया कि आर्य कब आए भारत में, इस तरह का वर्णन किया गया है। लेकिन अगर हम जो सर्वमान्य मत हम देखें तो आर्य भारत के ही आसपास का जो पश्चिमी क्षेत्र था, मध्य एशियाई क्षेत्र, इस पर ही हम एक राय बना सकते हैं कि मध्य एशियाई क्षेत्र से ही आर्यों का यहाँ तक आगमन हुआ होगा। और उस समय तक जो भारत का विस्तार था, भारत अगर आर्यों को केवल आक्रमणकारी के रूप में साबित करने का जो
साम्राज्यवादी या औपनिवेशवादी इतिहासकारों का जो दृष्टिकोण रहा है, यह एक शोध का विषय है कि इसको कैसे किस तरह से इसमें शोध करके इसको देखा जाए कि यह क्या वास्तव में आर्य भारत पे आक्रमण किए और बाहर से आए थे, या भारत से सटे हुए जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र जो हिंदू कुश पर्वत तक फैला हुआ था, उसी के आसपास की जो पठारी क्षेत्र के निवासी थे, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात इस क्षेत्र में फिर एक नए सभ्यता का शुरुआत किया, या भारतीय तत्वों ने ही सभ्यता का शुरुआत किया। इससे संबंधित जो चर्चा है, इस पे जब इतिहासकारों में एक मत नहीं है, इसी के कारण हम एक उचित निर्णय पे नहीं पहुंच सकते। लेकिन जिस तरह आर्य सभ्यता का विस्तार हुआ भारत में, इससे हम देखते हैं कि जो भारत के उत्तरी या उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से ही सभ्यता का विस्तार धीरे धीरे पूरे भारत में, या जो आर्यों का मूल स्थान हम देखते हैं कि रेवा नदी या गंडक नदी के तक ही का एक चर्चा मिलता है, वहाँ तक था। और इसी आधार पर हम लोग अब चर्चा भी करेंगे। हालांकि इतिहासकारों में एक मत न होने के कारण भी एक कोई स्पष्ट राय रखने में समस्या आती है, लेकिन हम इस तथ्य को देखेंगे कि वैदिक सभ्यता संस्कृति के निर्माता आर्य थे और इन्होंने ही वैदिक सभ्यता का निर्माण किया, और इससे संबंधित तथ्यों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनके क्षेत्र जो और इनके काल का निर्धारण कर लेंगे। हालांकि ऋग्वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है, एक वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल, यानी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो हम लोग इसको अलग अलग भी चर्चा कर सकते हैं और उस रूप में ही इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और फिर एक एकीकृत रूप में भी हम लोग ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था, ऋग्वैदिक कालीन का सामाजिक जनजीवन कैसा था, फिर उसके बाद से उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, समाज इत्यादि में क्या परिवर्तन हुए, इन सब की चर्चा करेंगे। और इसी के साथ चर्चा समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।